22 अक्टूबर 1764 ईस्वी का वो दिन, स्थान था बक्सर, जो वर्तमान में बिहार राज्य में आता है। उस समय बंगाल सूबे के अंतर्गत आया करता था। बंगाल सूबे का अर्थ जो आज का पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा है, अर्थात वो बंगाल सूबा। तो 22 अक्टूबर 1764 के दिन अंग्रेजों के पास में अचानक से बंगाल से लेकर और उत्तर भारत तक का, अवध तक का इतना बड़ा क्षेत्र उनके हाथों में आ गया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था इसका करना क्या है। अंग्रेजों के सामने जहां पर एक और दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड हाथ जोड़कर खड़ा था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला हाथ जोड़कर खड़ा था, बंगाल का नवाब मीर कासिम अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग गया था। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इसका करना क्या है। तो मैं बात करूंगा इस वीडियो में बंगाल के इतिहास की, कैसे बंगाल से लेकर अवध तक का पूरा क्षेत्र, पूरा उपजाऊ क्षेत्र अचानक से अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया था। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। विषय को शुरू करेंगे 1700 ईस्वी से। इस समय दिल्ली का जो शासक था वो मुगल शासक औरंगजेब था, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाकी जो क्षेत्र आया करते थे उनको सूबा कहा जाता था। जैसे बंगाल एक सूबा था, अवध एक सूबा था, हैदराबाद एक सूबा था। मैं बात कर रहा हूं 1700 ईस्वी की। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा किसी भी सूबे को नियंत्रित करने के लिए वहां पर 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। एक वो अधिकारी जो रेवेन्यू से संबंधित, राजस्व से संबंधित मामले देखेगा, मतलब पैसे टके से रिलेटेड जो मामले देखेगा। एक दूसरा वो अधिकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था से संबंधित मामले देखेगा, जिसके अधिकार में वहां की सेना रहेगी। दोनों एक दूसरे के लगभग समकक्ष होते थे, लेकिन एक के पास में पैसा है तो सेना नहीं है, एक के पास में सेना है तो पैसा नहीं है। इस व्यवस्था से विद्रोह करने की संभावना लगभग शून्य हो जाती थी, क्योंकि आपको विद्रोह करने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, उसके लिए आपके पास में पैसा भी होना चाहिए और सेना भी होनी चाहिए। लेकिन दोनों अधिकारी अलग अलग नियुक्त कर दिए जाते थे, एक जो दीवानी मामले देख रहा है और एक जो फौजदार, मतलब आपके सूबेदारी जो मामले देख रहा है। जिसके पास में सेना है उसको सूबेदार कहा जाता था। तो हमको बात करनी है बंगाल सूबे की। उस समय 1700 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा अपने पौत्र अजीमुस शान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मतलब अजीमुस शान के नियंत्रण में वहां की सेना रहेगी। वहां के दीवानी मामलों के लिए मुर्शिद कुली खां को अपॉइंट किया गया कि मुर्शिद कुली खां, तुम यहां के रेवेन्यू मामले देखोगे, और अजीमुस शान, तुम यहां के सेना से संबंधित मामले देखोगे, अर्थात तुम फौजदार हो। अब आगे हम ये देखते हैं कि 1707 ईस्वी में जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब मुगल साम्राज्य भर भराकर गिरने की ओर अग्रसर था। मुगल साम्राज्य लगातार टूट रहा था। एक के बाद एक लगातार खूब सारे अयोग्य शासक आए। आप समझ सकते हैं कि कैसे थोड़े से समय में बहुत सारे मुगल बादशाह बदल चुके थे। 1707 में जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई, 1707 से लेकर और 1719 ईस्वी तक कितने शासक बदले? बहादुर शाह प्रथम 1707 से और 12, 5 साल। जहांदर शाह 1712 से 13, 1 साल। फर्रुख शेर 1713 से और 19, 6 साल। रफीउद्दर्जात 1719 में कुछ महीनों के लिए। रफीउद्दौला 1719 में कुछ महीनों के लिए। मुहम्मद शाह रंगीला 1719 से और अब कुछ लंबे समय के लिए 1748 ईस्वी तक। मतलब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर 1719 ईस्वी तक 6 मुगल शासक बदल चुके थे। और ये मुगल शासक प्रभावी नहीं थे, क्योंकि इनको कैसे बनाना है, कैसे हटाना है, ये 2 भाई तय कर रहे थे, जिनको हम सैयद बंधुओं के नाम से जानते हैं। एक आपके इलाहाबाद के सूबेदार थे सैयद अब्दुल्ला, दूसरा हुसैन अली, ये तय कर रहे थे। मतलब कहने का अर्थ यह है, अब जब दिल्ली कमजोर हो रही थी, तो इस समय बाकी के जो सूबे हैं वो मजबूत हो रहे थे, ताकतवर हो रहे थे। बंगाल सूबे में दीवानी व्यवस्था के लिए 1700 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने जिस मुर्शिद कुली खां को वहां पर अपॉइंट किया था,
दिल्ली में इस बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति का मुर्शिद कुली खां ने लाभ उठाया, अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। और 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुख शियर के समय, वही फर्रुख शियर जिसने सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर की निर्मम हत्या की थी, जिसके कारण फर्रुख शियर को घृणित कायर कहा जाता है इतिहास में, वही फर्रुख शियर जिसको सैयद भाइयों ने बनाया था दिल्ली का बादशाह, और सैयद भाइयों ने ही हरम से घसीटते हुए उसको लाकर दिल्ली की एक त्रिपोलिया जेल में बंद करके और फिर निर्मम हत्या उसकी कर दी गई थी। हत्या करने से पहले उसकी भी आंखें फोड़ दी गई थी। तो उसी फर्रुख शियर के समय 1717 ईस्वी में बंगाल सूबे के दीवान मुर्शिद कुली खां ने वहां की सूबेदारी व्यवस्था भी ले ली। मतलब अब मुर्शिद कुली खां दीवानी मामले भी देख रहा है, उसके पास में पैसा भी है, और सूबेदारी मामले भी देख रहा है। इसके बाद मतलब उसके पास में सेना भी है। अब वो मजबूत हो गया और धीरे 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 उसने अपना कद बढ़ाया और मोहम्मद शाह रंगीला के समय उसने एक प्रकार से बंगाल सूबे को स्वतंत्र कर लिया। हालांकि घोषित नहीं किया, लेकिन एक प्रकार से बंगाल सूबा स्वतंत्र था। उसने अपने आप को वहां का नवाब डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन बंगाल सूबा अब स्वतंत्र था और मुर्शिद कुली खां के अधिकार में था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया और राजधानी जो उस समय ढाका थी, ढाका से हटाकर अपने ही नाम पर मुर्शिदाबाद एक दूसरी राजधानी बना ली। मुर्शिद कुली खां टोटल टाइम कितना, 1700 से लेकर 1727 ईस्वी तक, लेकिन सूबेदारी व्यवस्था अगर देखें तो 1717 से और 1727 ईस्वी तक। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन 1727 से 1739। कोई विशेष बात नहीं शुजाउद्दीन के समय की। शुजाउद्दीन के बाद अगला जो नवाब बना वो बना सरफराज, 1739 से और 1740, लगभग एक वर्ष के लिए। सरफराज अब जब बंगाल का नवाब था तो सरफराज के ही अधीन आने वाला पटना का जो डिप्टी सूबेदार था अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ने देखा मौका अच्छा है, सरफराज की गर्दन काट दी जाए, सरफराज को मार दिया जाए और मैं खुद बंगाल का अगला सूबेदार बन जाऊं। तो एक युद्ध लड़ा सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में, घेरिया का युद्ध, और इस घेरिया के युद्ध में सरफराज को मार दिया गया और बंगाल का अगला नवाब बन गया अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का शासनकाल रहा 1740 से और 1756। अलीवर्दी खां ने खुद को नवाब कहा। अलीवर्दी खां के समय इस समय चुनौतियां बढ़ रही थी। यूरोपियन जो कंपनियां हैं, मुख्य रूप से जो अंग्रेज हैं, वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे, लेकिन अलीवर्दी खां ने उनको छेड़ा नहीं और ये कहा कि ये जो अंग्रेज है ना, ये मधुमक्खी के समान है, अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये काट काट के सुझा देंगी आपको, और अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तो जब ये यहां से जाएंगी तो आपको मीठा मीठा शहद देकर जाएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से अलीवर्दी खां ने इन अंग्रेजों का सही प्रकार से विश्लेषण नहीं किया और उसका परिणाम आगे चलकर बंगाल के जो आगे के नवाब बने उनको भुगतना पड़ा। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी थी घसीटी बेगम, फिर मैमुना बेगम, फिर अमीना बेगम। अब छोटी बेटी अमीना बेगम पापा की प्यारी है, तो अलीवर्दी खां ने अपने जीवित रहते अमीना बेगम का जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसको अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी मृत्यु के बाद अमीना बेगम का जो बेटा है सिराजुद्दौला, मतलब मेरा जो दोहिता है, वो अगला शासक बनेगा। और मृत्यु के बाद में, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बना वो उसकी इच्छा के अनुसार बन गया। अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई 1756 में और सिराजुद्दौला 1756 से और 1757 लगभग एक वर्ष के लिए बंगाल के नवाब रहे। और इन्हीं के अब शासनकाल में 1757 का प्लासी का युद्ध होगा, जिसके बाद सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात करके इनके ही सेनापति मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाएगा। लेकिन यह सब हुआ क्यों, कैसे हुआ? सिराजुद्दौला एक दिन बैठा हुआ था, अपने मंत्रियों से पूछा, बोले क्या बात है, आजकल इतना रेवेन्यू नहीं आता, इतना टैक्स कलेक्शन नहीं आता, क्या कारण है कि ये भारत के जो व्यापारी हैं, यहां के जो व्यापारी हमारे बंगाल के, वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले साहब इसका जो कारण है अंग्रेजों के पास में, मंत्रियों ने कहा, बोले इसका जो कारण है वो अंग्रेजों के पास में एक लाइसेंस है जिसको दस्तक कहा जाता है। बोले क्या दस्तक? बोले साहब बात पुरानी है। कितनी पुरानी?
1717 ईस्वी की। क्या हुआ था उस समय? बोला उस समय के मुगल बादशाह थे फर्रुखशियर, और साहब फर्रुखशियर के एक फोड़ा हो गया था। कहां पर? मत पूछो साहब, नहीं बता सकते। ऐसी जगह पर हुआ था, नहीं बता सकते। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले ये बात अंग्रेजों को पता चली कि फर्रुखशियर के एक जगह फोड़ा हो गया है। फर्रुखशियर ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है, कैसे भी चैन नहीं पड़ रहा है फर्रुखशियर को। तो एक अंग्रेज था साहब, जॉन सरमन। सरमन अपने साथ में एक डॉक्टर साहब को लेकर गया। डॉक्टर साहब का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। और इन दोनों की बातें फर्रुखशियर समझ सके और फर्रुखशियर की बातें ये दोनों समझ सकें, तो अपने साथ में एक ट्रांसलेटर को भी लेकर गए थे, ख्वाजा सेहुर्द। बोले अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? बोले गए, कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। शॉर्ट सीधी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने फर्रुखशियर के वो जो फोड़ा हो रखा था, उस फोड़े का इलाज कर दिया, सर्जरी कर दी। अच्छा, ये जानकारी कहाँ से मिली? बोले साहब कलकत्ता में ही एक चर्च है, उस चर्च में उन डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हैमिल्टन की जो कब्र है, वहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ, उस पत्थर पे जानकारी लिखी हुई है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि साहब उस फोड़े का इलाज कर दिया। फर्रुखशियर राजी हुआ। फर्रुखशियर ने कहा कि मुगेम्बो खुश हुआ, बताओ क्या चाहिए तुमको? तो अंग्रेजों ने कहा मालिक, कलकत्ता में थोड़ा व्यापार कर लें, बंगाल में थोड़ा व्यापार कर लें, आपकी आज्ञा हो। तो फर्रुखशियर ने कहा 3000 रुपये दो और बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार करो। तुमको एक आज्ञा दे दी जाएगी, एक पत्र दे दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा दस्तक, और तुम्हारा सामान जहां पर भी जाएगा कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री। बोले अच्छा, ये है दस्तक। बोले साहब पूरी बात सुनो, और भी उनको रियायतें दी थी। बोले क्या? बोले कहा कलकत्ता के आसपास तुम जमीन भी खरीद सकते हो। अच्छा, सूरत जो बंदरगाह है ना, उस सूरत बंदरगाह के लिए 10,000 रुपये रखो और खुल के व्यापार करो, वहां भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और तो और साहब सुनो, बॉम्बे में इन अंग्रेजों ने एक टकसाल बनाई थी जहां पे खुद के सिक्के बना रहे थे। मुगल बादशाह का ऐसा फोड़ा काटा कि बादशाह ने कहा कि आज से तुम्हारे सिक्के भी चलेंगे बम्बई टकसाल के। ओके, अच्छा ये कहानी है। पर ये कहानी इतना तो ये समझ में आ रहा है कि अंग्रेजों को जब दस्तक दिया था तो उसका उपयोग तो अंग्रेजी कंपनी करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत वाले, अपने बंगाल वाले व्यापारी ये पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले बात सुनो साहब, पूरी बात सुनो। अब उस दस्तक का उपयोग वो कंपनी तो करती ही करती है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो उस दस्तक का दुरुपयोग भी करते हैं। कैसे? बोले वो उस दस्तक की आड़ में खुद का पर्सनल ट्रेड भी करते हैं, पर्सनल व्यापार भी करते हैं। और पर्सनल व्यापार ये कहकर करते हैं कि देखो कंपनी का माल जा रहा है, ये दस्तक है, कोई टैक्स नहीं लगता उस पर। और तो और साहब यहाँ के अपने जो व्यापारी है ना, उन व्यापारियों को ये कहते हैं कि भाई कितने रुपए देता है तू? बोले 100 रुपये टैक्स के देता हूँ। बोले एक काम करना, ये दस्तक ले जा, मेरे को 50 रुपये दे देना, तेरे भी 50 रुपये बच जाएंगे, हमको भी 50 का फायदा हो जाएगा। तो वो भारतीय व्यापारी, यहाँ के जो व्यापारी हैं, वो इनसे दस्तक ले लेते हैं, इनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, तो जो टैक्स अपने पास में आना चाहिए वो सारा टैक्स इनके पास में जा रहा है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली कहानी है क्या? बोलो कहानी और भी है साहब। अब मंत्री और भी समझा रहे हैं, किसको? सिराजुद्दौला को। कहानी ये भी है कि आपने ही जो घर के कुछ लोग हैं वो गुट बना रखा उन्होंने, और अंग्रेज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। बोले कौन कौन? एक तो साहब आप बहुत भोले हो साहब, एक तो आपकी मौसी है ना घसीटी बेगम, वो नाराज है क्योंकि आपको आपके नाना ने अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो आपकी मौसी नाराज है घसीटी बेगम। वो ये चाहती है कि मेरे बेटे को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाना था, अब अली वर्दी खान ने ये गलती कर दी, तो कोई बात नहीं, सिराजुद्दौला को मरवा के मैं अपने बेटे को अगला नवाब बनाऊंगी। और साहब ये पूर्णिया जो है ना जगह, इस पूर्णिया का भी एक नवाब है शौकत अली, वो भी ये चाहता है साहब कि आपको हटा के और मैं खुद अगला नवाब बन जाऊं। इसके अतिरिक्त मीर जाफर की जानकारी नहीं थी इस समय। मीर जाफर जो खुद सिराजुद्दौला का सेनापति था, आगे चलकर अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है, क्योंकि अंग्रेज उसको गोली देते हैं, बोले ये अल्ले तेरे को बना देंगे अगला नवाब, तो मीर जाफर उनकी तरफ मिल जाता है। अभी मीर जाफर की कोई चर्चा नहीं करें, बाद में करेंगे। इसके अलावा जो जगत सेठ, पैसे वाले जो लोग हैं इनके बंगाल के, वो भी अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे। और इनके जो मंत्री हैं राय दुर्लभ, वो भी अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे। अमीर चंद जो व्यापारी है वो भी अंग्रेजों के साथ में मिला हुआ था। तो अब कहानी समझ में आई कि सिराजुद्दौला 1756 में जब अपने नाना अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब बना, तो इस समय चुनौतियां ये थी कि एक तो कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, और दूसरा इनके ही जो लोग थे, इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, पूर्णिया का जो नवाब था शौकत अली, इसके अलावा इनका जो मंत्री है राय दुर्लभ, व्यापारी है अमीर चंद, इसके अलावा सेठ है जगत सेठ, और मीर जाफर
ये अंग्रेजों के साथ में मिले हुए थे और अंग्रेज इनको संरक्षण दे रहे थे। सिराजुद्दौला ने पूछा अपने मंत्रियों से, अरे इनकी इतनी हिम्मत कैसे होती है, कहाँ मतलब ये इनकी सेना भी है, ये करते क्या, इनकी जो फैक्ट्रियां बना रखी हैं उसमें करते क्या हैं? बोले साहब पूरी बात सुनो। एक तो फैक्ट्री का मतलब इनका ये होता है कि वहाँ पे कोई सामान नहीं बनाते। फिर फैक्ट्री का मतलब ये है कि ये स्टोर हाउस हैं, ये जो सामान खरीदते हैं उसको वहाँ पे रख लेते हैं और बाद में फिर वहीं से उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का काम करते हैं, वहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं करते। अच्छा, ये फैक्ट्री का मतलब है। ये चारों तरफ दीवार बना लेते हैं ऊंची ऊंची, ये क्या है? बोले साहब ये दुर्ग बोलते हैं इसको, दुर्गीकरण। ये दुर्ग का मतलब वो बड़े दुर्ग नहीं जैसे राजस्थान में वो बड़े बड़े पहाड़ों पे बने होते हैं, वो दुर्ग नहीं है। इस दुर्ग का मतलब ये है कि इनकी जो फैक्ट्री है, मान लो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बना ली, अब दीवार के पीछे साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को क्या पता लगे। वहाँ बंदूक बना रहे हैं कि बम बना रहे हैं या किसी सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं, साहब कुछ भी पता नहीं चलता है वहाँ पर। बोले अच्छा 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 ये करते हैं ये। तो ये जो फैक्ट्री इन्होंने बना रखी है, अब सिराजुद्दौला ने पूछा अपने मंत्रियों से, बोले जो फैक्ट्री इन्होंने बना रखी है, सॉरी ये वाला जो ये फोर्ट विलियम इन्होंने जो बना रखा है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, जिसको आज हम कलकत्ता बोलते हैं, वो फोर्ट विलियम बनाया था वहां पर इन्होंने, उसके चारों तरफ लोग बसने लग गए, वो एक क्षेत्र हो गया कलकत्ता। बोले ये कब बनाया, ये कैसे मिल गया इनको? बोले साहब बात पुरानी है, अब आप हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ले ही रहे हो तो पूरी बात सुनो। बात है 1698 ईस्वी की। उस समय ये 3 गांव बिखरे थे यहां पर। कौन से? कलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। और अंग्रेज बड़े शाणे हैं साहब, ये मौका नहीं छोड़ते, वो तीनों गांव खरीद लिए इन्होंने, कलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। और तीनों गांव खरीदने के बाद यहां पर ये एक फोर्ट बनाया जिसको फोर्ट विलियम बोलते हैं। फोर्ट का मतलब वही है साहब, वो बड़े बड़े किले मत समझना, फोर्ट का मतलब वही है कि चारों तरफ ये दीवार बना देते हैं ऊंची ऊंची, और वही दीवार के पीछे अब क्या कर रहे हैं, सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। तो ये फोर्ट विलियम इनका तब का बनाया हुआ है। उस टाइम इनका जो पहला गवर्नर था वो चार्ल्स आयर था। अच्छा 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 ये कहानी है इनकी। बोले कहानी तो और भी है साहब, अब जब पूछ ही रहे हो, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, तो मैं और थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूं। मतलब मंत्री ने कहा सिराजुद्दौला से, बोले बात ये है साहब 1651 ईस्वी की। बोले उस टाइम तो औरंगजेब शासक नहीं था। बोले हाँ साहब तब की है, औरंगजेब का जो भाई है ना दूसरे नंबर का, मतलब बोले साहब 4 भाई थे ये, औरंगजेब और सबसे बड़ा दारा शिको, फिर शुजा, फिर औरंगजेब, फिर मुराद। और इनके जो पापा थे साहब वो थे शाहजहां। तो शाहजहां ने शुजा को बंगाल का सूबेदार बना रखा था। और 1651 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी था एक कोई वॉन्टन, वो यहां पर आया था। और वॉन्टन ने शहजादे शुजा से ये कहा था कि शहजादे हमको भी थोड़ा सा व्यापार वगैरह करने की अनुमति दे दो। और वॉन्टन को शहजादे शुजा ने वो अनुमति दे दी थी। तो मतलब ये व्यापार तो तब से ही करना शुरू कर दिया था इन्होंने। कब से? 1651 में। और एक फैक्ट्री भी खोल ली थी साहब उस समय, 1651 के समय। इनका कोई आदमी था ब्रिजमैन, वो फैक्ट्री खोल गया था। बोले अच्छा पूरा इतिहास तो मेरे को समझ में आ गया, और अब मेरे को ये भी समझ में आ गया कि ये फैक्ट्री के अंदर करते क्या हैं। तो अब एक काम करो, क्या साहब, सेना उठाओ थोड़े बहुत, और कासिम बाजार में इनकी जो फैक्ट्री बनी हुई ना, उस कासिम बाजार वाली फैक्ट्री का अपन निरीक्षण करके आएंगे कि आखिर ये वहां पे कर क्या रहे हैं कासिम बाजार में। अब जब ये वहां पर गए तो वहां का जो अधिकारी था वो था मिस्टर वॉट। मिस्टर वॉट ने सिराजुद्दौला के जो स्वाभिमान था, जो सम्मान था, उसकी वॉट लगा दी। सिराजुद्दौला गया आगे, उसने पूछा मिस्टर वॉट ने, यस आप कौन? तो पास में बगल वाला जो खड़ा होगा सैनिक, वो बोला होगा जानता नहीं क्या, नवाब साहब हैं। हाँ तो होंगे नवाब साहब, क्या करना है? बोले फैक्ट्री का निरीक्षण करना है। सॉरी सर यू कांट, आप नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं कर सकते, बावड़ा हो रहा है, नवाब हूं, मेरी जमीन पे तुम बैठे हो और मैं मतलब अपनी जमीन पे तुम्हारी फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं कर सकता। सॉरी सर, रूल इज रूल। और सिराजुद्दौला का दिमाग खराब, कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करने दिया अंग्रेजों ने। सिराजुद्दौला ने उस फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। बोले इनकी दस्तक सब बंद करो, इनके व्यापारिक अधिकार सब खत्म करो, इन्होंने तमाशा कर रखा है फालतू का। और ये क्या है इनका, ये फोर्ट विलियम बना रखा है इन्होंने, इस पर कब्जा करो। और जो कलकत्ता का फोर्ट विलियम था उस पर कब्जा कर लिया, और उसकी चाबियां अपने आदमी माणिकचंद जी को, बोले माणिकचंद जी पकड़ो इसको और ये अपने पास में रखना। और इसके अलावा बोले क्या फोर्ट विलियम, कहाँ का फोर्ट विलियम, नाम चेंज आज से, मेरा जो नाना है नाना के नाम पे रखेंगे इसका। बोले नाना कौन थे? अरे नाना अलीवर्दी खां, तो आज से इसका नाम अलीनगर। बात आई समझ में? तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध अब ये कार्यवाही की। कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण जब नहीं करने दिया, वो नाराज हुआ, अधिकार कर लिया, फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया, नाम बदल दिया, नाम बदलकर उसका कर दिया अलीनगर।
और उसको माणिकचंद के अधिकार में सौंप दिया। अब यह जानकारी मिली मद्रास में बैठे हुए, आज का जो चेन्नई है, दरअसल वहां भी अंग्रेजों ने 1639 में गांव खरीदा था चेन्नई, और उसका नाम कर दिया था मद्रास। वहां पर भी एक फोर्ट बना लिया था, और फ्रांसिस डे जो था उसका संस्थापक था। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में बनाया था। तो मोटी मोटी कहानी समझने की यह है कि वहां पर बैठा हुआ था इनका एक योग्य सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को जानकारी मिली, बोले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम जार की फैक्ट्री को सीज कर दिया, हमारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए, कंपनी अब फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकती, दुर्गीकरण नहीं कर सकती, इसके अलावा फोर्ट विलियम जो है हमारा, उस पर अधिकार कर लिया, नाम ही बदल दिया, अलीनगर कर दिया, कोई माणिकचंद है उसको चाबियां सौंप दी। और तो और सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद करके 123 अंग्रेजों को मार दिया दम घोट के। ये कैसे मारा साहब? सुनो, अब आप सुनो कैसे मारा। बात है 20 जून 1756 ईस्वी की। इसको ब्लैक होल इंसिडेंट बोलते हैं या काल कोठरी की घटना बोलते हैं। सिराजुद्दौला चिड़ा हुआ तो था ही, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेजों को कंट्रोल करना था। सिराजुद्दौला के नाना भी अगर चाहते, अलीवर्दी खां कंट्रोल करना चाहते, तो अलीवर्दी खां को भी वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती जो अब सिराजुद्दौला को करनी पड़ेगी। इसीलिए अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों से पंगा नहीं लिया था और ये कहा था, बोले मधुमक्खियों की तरह इनको रहने दो, मत छेड़ो इनको। तो ब्लैक होल इंसिडेंट क्या था? अंग्रेजों से वो खार तो खाया हुआ था ही सिराजुद्दौला, उसने एक छोटे से कमरे में 20 जून 1756 को ठूस ठूस के इनको 146 अंग्रेजों को छोटे से कमरे में भर दिया। ठीक लगभग कुछ वैसा ही है जैसा हम कॉलेज जाया करते थे तो मिनी बस जो होती थी ना, छोटी बसें, उसमें सवारी को भरते रहते, ऐसी स्थिति आ जाती कि सारे ऐसे घुट जाते, सांस तक नहीं लिया जाता था, ऐसे कुछ भर दिया होगा उसको। हम तो खैर थोड़ी दूरी पर ट्रेवल करते थे और ये भी चिंता होती थी कि अब जब बस रुकेगी तो वहां गेट तक कैसे निकलना है, गेट तक निकलने में एक युद्ध लड़ने जैसी स्थिति हो जाती थी। तो अब सिराजुद्दौला ने उन 146 अंग्रेजों को उस कमरे में जब ठूस के बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद जब ताला खोला तो अंदर ना तो कोई पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना सूरज की रोशनी जाए, बिल्कुल अंधेरा गुप्त। 146 में से 123 मर गए। अब रॉबर्ट क्लाइव आया मद्रास से, मतलब आज के चेन्नई से। वो तो जमीन वाले मार्ग से पहुंचा बंगाल, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में था एडमिरल वॉटसन, वो पानी वाले मार्ग से पहुंचा बंगाल। अब जब ये पहुंचे तो माणिकचंद, जिनके पास में फोर्ट विलियम की चाबियां थी, जिनके अधिकार में फोर्ट विलियम था, जिसका नाम अलीनगर कर दिया गया था, माणिकचंद को खबर मिली। माणिकचंद आए रॉबर्ट क्लाइव के पास में, बोले नमस्कार साहब। काहे का नमस्कार? तू हम मतलब हमारे फोर्ट विलियम पे बैठा है? नहीं साहब, ये चाबी लो, मैं तो चाबियां देना है आपको। अच्छा ठीक है। तो माणिकचंद ने वो फोर्ट विलियम जो है वो सौंप दिया रॉबर्ट क्लाइव को। सिराजुद्दौला भी अब सीधे नहीं भिड़ना चाह रहा था, भैया अब दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब अंग्रेजों की फौज आ चुकी है। तो अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हो जाती है एक संधि, उसको कहा गया अलीनगर की संधि, जो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। अब उस संधि की कुछ शर्तें थी, लेकिन उन शर्तों से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा, तूने हमारे 123 अंग्रेज मतलब कमरे में घोट के मार दिए बेचारों को, ना पानी ना खाना, मतलब वहां बिल्कुल अंधेरा कमरा, सूरज की रोशनी भी नहीं, मार दिया तूने। बोले नहीं साहब नहीं मारा, मैंने तो गलत सूचना मिली आपको, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, फेसबुक पे। बोले कैसे यार, ये देख ये बता रहा है ये आदमी। बोले ये कौन? बोले होलवेल। बोले साहब आपने मार दिया, 123 जनों को मार दिया। बोले तेरे को कैसे पता? मैं खुद वहां था, मैं बंद था उस कमरे में, मैं बेहोश हो गया था, बाद में बच के निकला हूं। तो वो जो हॉलवेल है ना, वो हॉलवेल वहां पे बंद था। उसने एक किताब लिखी, उस किताब में उसका उल्लेख किया है कि 146 अंग्रेजों को बंद किया गया था, जिसमें से 123 मर गए थे और 23 जिंदा बचे थे, उन 23 में मैं भी था, ये उसने हॉलवेल ने बताया। तो अब कुल मिला के वो संधि हुई अलीनगर की। अलीनगर की संधि की शर्तों में क्या था? अंग्रेजों ने कहा कि ये जो परिस्थिति आई है ना, ये युद्ध वाली स्थिति है, ये तेरे कारण आई है। बोले फिर क्या करूं? बोले एक तो युद्ध का हर्जाना दे। ठीक है साहब, हर्जाना ले लो, भरपाई के लिए हर्जाना ले लो। बोले और? बोले जो भी ये व्यापारिक अधिकार हमारे खत्म किए, ये व्यापारिक अधिकार वापस अंग्रेजों को दिए जाएं। ओके ठीक है। एक हमारा वो जो फोर्ट विलियम है उस पर कब्जा कर लिया, क्या क्या बोला? बोले फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, दुर्ग नहीं बना सकते, चार दीवारी नहीं कर सकते। बोले बना सकते हो, वो भी परमिशन अब आपको, दुर्गीकरण भी कर सकते हो। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, एक बात मेरी भी मान लो। बोले क्या? बोले या आप लोग जो है
मेरी जो मौसी है घसीटी बेगम, एक पूर्णिया का नवाब है शौकत, इसके अलावा ये साहब मेरा मंत्री है राय दुर्लभ, इसके अलावा जगत सेठ है या अमीर चंद है। आप लोग मेरे विरोधियों को शरण मत दो भाई, आप मेरे विरोधियों को शरण भी दे रहे हो और आप दस्तक का दुरुपयोग भी कर रहे हो। वो दस्तक आपको है, यूरोपियन कंपनी को, आप दे देते हो किसी यहाँ के लोकल व्यापारी को, वो जाता, वो भी मेरे को टैक्स नहीं देता, मेरे पास में कोई रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं आता। बोले चलो ठीक है, आप हमारी शर्तें मान लेना, हम आपकी शर्तें मान लेंगे। ये अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757 को। इस संधि का किसी ने भी पालन नहीं किया, ना तो नवाब ने इसका पालन किया, ना अंग्रेजों ने इसका पालन किया। तो फाइनली स्थिति ऐसी बनी कि अंग्रेजों और नवाब के बीच में एक युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हालांकि अंग्रेजों के दिमाग में ये पहले से थी ये चीज, रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में, और वो भी नवाब को गद्दी से हटाना चाह रहे थे। वो बंगाल की गद्दी पर ऐसे नवाब को बैठाना चाह रहे थे जो उनकी कठपुतली हो, जिसको कहें सुबह तो वो सुबह बोले, जिसको कहें बोले शाम तो वो शाम बोले। अब रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर दिमाग लगाना शुरू किया और एक व्यक्ति अमीर चंद उसको पकड़ा। बोले इसका सेनापति जो है ना, नवाब का जो सेनापति है ना मीर जाफर, मीटिंग करवा दे उससे। बोले मीटिंग तो करवा दूंगा लेकिन पैसा लूंगा। ठीक है, घूस के बदले उसने मीटिंग कराई, प्लस उसने और भी अपनी डिमांड की। उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि थोड़े दिन बाद ये खबर मिली अमीर चंद मर चुका है, मतलब अमीर चंद को ठिकाने लगा दिया गया। अब सीधे रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की मीटिंग हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा हमारा साथ दो। बोले क्यों? बोले नवाब साहब हमारा साथ दो। बोले मैं नवाब नहीं, मैं सेनापति हूं। अरे भाई मैं भविष्य का बंगाल का नवाब देख रहा हूं, आप भविष्य के बंगाल के नवाब हो। बोले अच्छा 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 ये बात है क्या? बोले साहब ठीक है, आपका फुल सपोर्ट। बोले एक युद्ध के मैदान में ले आओ, और वो युद्ध का मैदान प्लासी जो स्थान है, वहां पर बहुत सारे प्लास के वन हैं, पेड़ हैं, उसके कारण उसको प्लासी कहते हैं। जो कलकत्ता है, उस कलकत्ता से उत्तर की तरफ आता है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। और मुर्शिदाबाद, वो मुर्शिदाबाद जिसको मुर्शिद कुली खान ने राजधानी बनाया था, पहले ढाका राजधानी थी लेकिन ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बना लिया था। तो उस मुर्शिदाबाद के तो साउथ में और कोलकाता के नॉर्थ में हुगली नदी के किनारे एक जगह है प्लासी। प्लास के पेड़ों के कारण उसको प्लासी कहा जाता है। क्लाइव ने कहा वहां पर लेकर आ जाओ और सेना को पहले से समझा के रख लेना। साथ ही साथ देखो, सिराजुद्दौला भी तैयारियों में तो लगा हुआ था। सिराजुद्दौला ने जो फ्रेंच थे, जिनके साथ में अंग्रेजों की लड़ाई हो चुकी थी, अभी 1763 ईस्वी तक अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिनको कर्नाटिक वॉर्स के नाम से हम जानते हैं। और फाइनली अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। तो वो फ्रांसीसी भी अब ये देख रहे थे कि कोई अंग्रेजों के विरुद्ध हमको साथी मिल जाए, और सिराजुद्दौला भी ये देख रहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मेरे को भी साथी मिल जाए। तो सिराजुद्दौला और फ्रेंच जो थे, इनका भी एक अलायंस हो गया था, गठबंधन हो गया। तो कुल मिलाकर 23 जून 1757 ईस्वी, स्थान प्लासी, सिराजुद्दौला, उसके साथ में फ्रेंच की टुकड़ी, इसके अतिरिक्त मोहनलाल टुकड़ी, एक मीर मदान टुकड़ी, और मुख्य जो सेनापति है वो मीर जाफर। मीर जाफर युद्ध से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल चुका था। और सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान में ये सूचना मिली, बोले साहब जीत गए, चिंता ही मत करो अपन तो। और सिराजुद्दौला जब लौटने लगा तो मीर जाफर का जो बेटा था, मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की गर्दन को उतार दिया। लेकिन यहां पर कुछ सैनिकों की टुकड़ी ऐसी थी जो सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रही, मोहनलाल, मीर मदान और फ्रांसीसी टुकड़ी। खैर स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। मीर जाफर विश्वासघात करके बंगाल का नवाब बन चुका था। सिराजुद्दौला की हत्या की जा चुकी थी और इसको कहा गया बंगाल की पहली क्रांति। और ऐसी ही क्रांति अब आगे चलकर मीर जाफर के साथ भी होगी, जब मीर जाफर को गद्दी से हटाकर अगला नवाब मीर कासिम को बना दिया जाएगा। दरअसल मीर जाफर को अब जब अगला नवाब बना दिया, मीर जाफर ने कहा बोलो साहब हुक्म दो मेरे आका, क्या चाहिए रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा बोले यार तेरे को नवाब बनाया तो कुछ खर्चा पानी तो दे, पैसा ऐसा तो दे। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को जो पैसा दिया था उसकी कीमत उस समय आज के 2,34,000 पौंड के बराबर थी। रॉबर्ट क्लाइव ये कहता है मेरा मन हुआ इतने पैसे को देख के कि मैं बस उस पर लोट पलटे खा जाऊं, लेट जाऊं उस पैसे के ऊपर जाके, इतना पैसा था। मैं काले बोलता इतना पैसा दिया था, बोरियों में भर भर के ले जाना पड़ा था।
और मीर जाफर ने कहा, बोले कंपनी को 24 गांव देता हूं जहां से सालाना 6 लाख का रेवेन्यू आएगा। लेकिन कंपनी की जो भूख है ना, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और मीर जाफर भी फाइनली अब परेशान हो चुका था। तो मीर जाफर ने देखा कि कौन है जो अब अंग्रेजों के खिलाफ मेरा साथ दे सकता है। और मीर जाफर को सूचना मिली, बोले डच जो हैं, बोले साहब वो परेशान हो रहे हैं, इन अंग्रेजों से डच जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो मीर जाफर ने इन डच लोगों के साथ में संपर्क किया। डच जो हैं ये भारत में आने वाली दूसरी यूरोपियन कंपनी थी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर आपके डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, और फिर स्वीडन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए थे। तो ये जो डच हैं 1602 में आया था कोई कार्नेलियन 1596 के आसपास में आया था कार्नेलियन डे हस्तमान, और 1602 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पर बनाई थी। और बंगाल में ही एक स्थान आता है चिनसुरा, 1653 ईस्वी में उस चिनसुरा में इन डच लोगों ने अपनी मुख्य फैक्ट्री बनाई थी। तो अंग्रेज जहां पर कोलकाता में बैठे हुए हैं, वहीं पर डच चिनसुरा में बैठे हुए हैं। 1653 में वहां पर वो अपनी फैक्ट्री बना चुके हैं। तो मीर जाफर ने जब अंग्रेजों की भूख बढ़ती जा रही थी तो डच लोगों के साथ में संपर्क किया, और अंग्रेजों ने हालांकि 1759 ईस्वी में 1759 में डचों के साथ में एक युद्ध किया था, जिसको वेदरा का युद्ध या हुगली का युद्ध या चिनसुरा का युद्ध कहा जाता है। उसमें डचों को पराजित कर दिया। डच यहां से अपना व्यापार बंद करके इंडोनेशिया चले गए और वहां पर मसालों का व्यापार करने लगे। रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को उस युद्ध में पराजित किया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव अब 1760 ईस्वी में 1759 के उस युद्ध में डचों को हराने के बाद 1760 में वापस जा चुका था। उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर मतलब यहां से नौकरी छोड़ के वो चला गया था, उसको भेज दिया गया था वापस ब्रिटेन। तो 1760 ईस्वी में वेंसिटाल्ट, जो यहां बंगाल में अंग्रेजों का गवर्नर था, उसने पूछा, बोले डचों का साथ कौन दे रहा था रे? बोले मीर जाफर। मीर जाफर, ये अपना वाला मीर जाफर जिसको अंग्रेजों ने गद्दी पे बैठाया है, ये मीर जाफर जिसने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड के बराबर की रकम दी थी, ये मीर जाफर जिसने 24 गांव दिए थे जहां से हमको सालाना 6 लाख का रेवेन्यू आता है, ये मीर जाफर जो हमको टाइम टाइम पर पैसा देता रहता है। बोले ये, बोले हाँ साहब यही मीर जाफर। अच्छा, हटाओ इसको। और मीर जाफर की दिल लात। और मीर जाफर का जो सेनापति था मीर कासिम, बोले कसम है तेरे को, हमारा साथ देगा? बोले हाँ साहब आपका साथ दूंगा, आप सेवा का मौका दो। बोले अगला नवाब तू। और मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। अब मीर कासिम जब अगला नवाब बना तो मीर जाफर ने पूछा, बोले मेरे साथ तू धोखा कर रहा है, मेरे को गद्दी से हटा के तू अगला नवाब बन रहा है, तू मेरा सेनापति है। तो मीर कासिम ने कहा, बोले साहब पास्ट को याद करो, आप कैसे नवाब बने थे, जैसे आप नवाब बने थे वैसे ही मैं नवाब बन गया। तो अब अगला नवाब बना मीर कासिम। और मीर कासिम ने अब कैसे अंग्रेजों की जड़ें काटने की कोशिश की, और मीर कासिम के समय कैसी वो स्थितियां बनी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में अब यह स्थिति बन गई कि मीर कासिम अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग चुका था। दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला हाथ जोड़कर खड़ा था। और अंग्रेजों के पास में उन्होंने जो कभी नहीं सोचा था कि बंगाल से लेकर उत्तर भारत तक का इतना बड़ा उपजाऊ क्षेत्र अचानक से उनकी मुट्ठी में आ जाएगा, वो उनके अधिकार में आ चुका था। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।